प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे आमंड एवं पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल या प्रतिमान। ध्यान दीजिएगा, चाहे स्नातक स्तर के विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों, इसी के साथ में राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राएं हों, सभी के लिए आमंड एवं पावेल का यह जो मॉडल मैं आपको समझाऊंगा बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तविक रूप में यूजीसी नेट एग्जाम में, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में, स्कूल लेक्चरर एग्जाम में किसी न किसी रूप में आमंड एवं पावेल के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल या प्रतिमान से संबंधित 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। और स्नातक स्तर की परीक्षा, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में 20 अंक का प्रश्न निश्चित रूप में इसके ऊपर पूछा जाता है। अगर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल को इस अनुरूप समझा देंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके 20 में से 19 अंक निश्चित रूप में आएंगे। और किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आप बैठते हैं तो वहां इससे संबंधित 3 प्रश्न निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। आपका एक भी प्रश्न गलत है नहीं होगा। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब चलिए, अब हम इस मॉडल को समझाने का प्रयास करें। ध्यान दीजिएगा, आप इस मॉडल या प्रतिमान के माध्यम से पूरी दुनिया की किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं। मेरा मूल प्रयास यहाँ यही होगा कि मैं ये मॉडल तो समझाऊंगा, परंतु मैं मेरे प्रिय छात्रों को इस रूप में समझाऊंगा कि दुनिया के किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को आप आसानी से समझ सके। चाहे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम हो, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम हो या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो, दुनिया की किसी भी देश की राज्य व्यवस्था हो, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, बशर्ते कि आप इस मॉडल को जिस रूप में मैं समझा रहा हूं उस रूप में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना पेन उठाइएगा, रजिस्टर लीजिएगा और यह मॉडल आप बनाइएगा और जिस अनुरूप मैं समझा रहा हूं उस अनुरूप आप नोट कीजिएगा। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं ये मॉडल आप समझ जाते हैं तो राजनीति विज्ञान से संबंधित 80% बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। कोई बात इसमें से बचती ही नहीं, सब कुछ आ जाता है इसमें। तो ध्यान दें, देखिएगा, वास्तव में राजनीतिक व्यवस्थाओं को ठीक से समझने के लिए विशेषकर डेविड स्टर्न और आमंड एवं पावेल के द्वारा 2 मॉडल दिए गए हैं, जिसमें डेविड स्टर्न के द्वारा वास्तव में आगत, निर्गत या इनपुट आउटपुट मॉडल दिया गया है। किसको समझने के लिए? राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए। तो दोहरा रहा हूं मैं, डेविड स्टर्न ने जो मॉडल दिया है उसका क्या नाम है? इनपुट आउटपुट मॉडल। हिंदी में कहेंगे तो आप बोलेंगे निवेश निर्गत मॉडल या आगत निर्गत मॉडल। ये तो किसने दिया है? डेविड स्टर्न ने। डेविड स्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल मैंने ठीक से समझा दिया है, इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। अब ध्यान दें, अच्छा, अब इनपुट आउटपुट मॉडल के रहते हुए आमंड एवं पावेल को अलग से मॉडल या प्रतिमान देने की जरूरत क्यों पड़ी? ध्यान दें, क्योंकि डेविड स्टर्न ने अपने इनपुट आउटपुट मॉडल के अंतर्गत केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो कृत्य किए जाते हैं, कृत्य मीन्स कार्य, अर्थात राजनीतिक व्यवस्थाओं के कार्यों के ऊपर ही बल दिया था। वास्तविक रूप में डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के जो निवेश और निर्गत कृत्य, कृत्य मीन्स कार्य, प्रकार्य, केवल कृत्यों के ऊपर बल दिया था। अब वास्तविक रूप में आमंड एवं पावेल ने कहा कि यह मॉडल अधूरा है, क्योंकि वास्तविक रूप में डेविड स्टर्न ने राज्य व्यवस्थाओं के कृत्यों के ऊपर तो बल दिया है,
अर्थात वास्तविक रूप में उन्होंने आगत और निर्गत को तो समझाने का प्रयास किया है, परंतु वो कृत्य किस संरचना के द्वारा किए जाते हैं इसके ऊपर डेविड स्टर्न ने कोई बल नहीं दिया। आमंड एम पावेल ने डेविड स्टर्न के इनपुट आउटपुट मॉडल को अधूरा मानते हुए यह कहा कि वास्तविक रूप में यदि राजनीतिक व्यवस्थाओं को समग्र रूप में समझना है तो फिर राजनीतिक व्यवस्थाओं के कृत्य, कार्य या प्रकार्य के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि एक कृत्य किस संरचना के द्वारा किया जाता है। इसलिए आमंड एम पावेल ने वास्तविक रूप में कृत्य के साथ साथ संरचना के ऊपर भी बल दिया कि एक कृत्य किस संरचना के द्वारा किया जाता है। अर्थात मूल बात यह है कि आमंड एवं पावेल ने वास्तविक रूप में अपना संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल अपनी पुस्तक, नोट कीजिएगा, तुलनात्मक राजनीति विकासात्मक उपागम, जो कि 1966 के अंतर्गत लिखी थी। क्या बोला है मैंने? इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, विकासात्मक उपागम, डेवलपमेंटल अप्रोच। हिंदी में बोल रहा हूं, तुलनात्मक राजनीति विकासात्मक उपागम 1966 में लिखी है। इस पुस्तक के अंतर्गत विस्तृत रूप में आमंड एम पावेल ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक प्रतिमान या मॉडल का वर्णन किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि डेविड स्टर्न के इनपुट आउटपुट मॉडल में कमी थी। कमी क्या थी कि वो केवल वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के कृत्य कार्य के ऊपर ही बल दे रहे थे, लेकिन कौन सा कार्य की संरचना के द्वारा किया जाएगा इसके ऊपर उन्होंने कोई बल नहीं दिया। और इस कमी को दूर किया है आमंड एम पावेल ने। इसलिए इन्होंने अपनी मॉडल या प्रतिमान या उपागम का नाम रखा है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। अर्थात वास्तविक रूप में एक संरचना के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है या कौन सा कार्य किस संरचना के द्वारा किया जाता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए, अब हम इस मॉडल को समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे। देखिएगा, वास्तव में आमंड एम पावेल ने भी डेविड स्टर्न की तरह ही राजनीतिक व्यवस्था के 3 चरण बतलाए हैं। निवेश, रूपांतरण प्रक्रिया, निर्गत। 3 हो गए ना भाई, निवेश, निर्गत, इनपुट आउटपुट और रूपांतरण प्रक्रिया, कन्वर्ट सिस्टम। डेविड स्टर्न ने भी निवेश, रूपांतरण प्रक्रिया और निर्गत, इन तीनों की चर्चा की है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत डेविड स्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल देख सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी कि आमंड एम पावेल ने भी डेविड स्टर्न की तरह राजनीतिक व्यवस्था को समझाने के लिए 3 चरण बतलाए हैं, निवेश, रूपांतरण प्रक्रियाएं और निर्गत। क्लियर? परंतु वास्तविक रूप में आमंड एम पावेल यहां एक बात बढ़ा रहे हैं कि कौन सा कार्य किस संरचना के द्वारा किया जाता है। मतलब वास्तव में आमंड एम पावेल ये बताने का प्रयास करें कि पूरी दुनिया की राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये देखा जाए कि कौन सा कार्य किस संरचना के द्वारा किया जाता है। इस आधार पर ये दुनिया की सभी राज व्यवस्थाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम लेते हैं 3 चरणों का, निवेश, रूपांतरण प्रक्रिया, कन्वर्ट सिस्टम और तीसरा है निर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं निवेश। ठीक है, अब डेविड स्टर्न ने भी निवेश की बात तो की है, परंतु आमंड एम पावेल ने निवेश के ऊपर व्यापक रूप में चर्चा की है। ये बात सत्य है कि डेविड स्टर्न ने भी निवेश के अंतर्गत मांग और समर्थन 2 पक्ष बतलाए हैं। क्या कह रहा हूं मैं? डेविड स्टर्न ने भी अपने इनपुट आउटपुट मॉडल के अंतर्गत निवेश के 2 पक्ष बतलाए हैं, मांगे और समर्थन। ठीक है, मांगे और समर्थन। आमंड एम पावेल भी निवेश के 2 ही पक्ष बतला रहे, मांग और समर्थन। परंतु आमंड एम पावेल वास्तविक रूप में निवेश के अंतर्गत जो मांगे और समर्थन है इसको व्यापक रूप में बतलाता है, विस्तृत रूप में बतलाता है, जबकि डेविड स्टर्न इसे सीमित रूप में बतलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब समझिएगा आप, देखो, आमंड एम पावेल निवेश के 2 पक्ष बतला रहे हैं, मांगे और समर्थन। सबसे पहले आप इसे समझिएगा, मांगे।
तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि मांगे होती ही क्या है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में मैंने यहाँ ये लिखेगा इधर सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम। भाई सब कुछ समाज में से ही तो आएगा, समाज के लिए कानून बनाए जाएंगे, समाज से मांगे उठेंगी, समाज के द्वारा समर्थन दिया जाएगा, सब कुछ कहाँ से होगा, समाज से होगा। तो इसलिए यहाँ नोट कीजिएगा आप, सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम। आप ध्यान दें, समाज व्यवस्था से मांगे उठेंगी। अब यहाँ मांगे क्या है, वास्तविक रूप में जनता की जो इच्छाएं होती हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं कि वो सरकार से चाहती क्या है, मतलब जनता चाहती क्या है। क्या कह रहा हूं मैं, जनता की क्या इच्छा है, जनता की क्या आकांक्षाएं हैं, सरकार से क्या अपेक्षाएं रखती है जनता। तो ये जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं वो ही क्या है, मांगे हैं, जनता की मांगे हैं। ठीक है, अब यहां आमंड एवं पावेल सभी प्रकार की मांग, मतलब जनता के द्वारा जो इच्छाएं या आकांक्षाएं सरकार के सामने रखी जाती हैं, उन सभी प्रकार की मांगों को आमंड एवं पावेल ने 4 प्रकार की बतलाया है। अब चाहे आप भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, अमेरिका की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, दुनिया के किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, आमंड एवं पावेल का कहना है, क्या कह रहा हूं, आमंड एवं पावेल का कहना है कि वास्तविक रूप में सभी देशों के अंतर्गत समाज व्यवस्था के अंदर से जो मांगे उठती हैं, अर्थात जनता की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो 4 प्रकार की होती हैं। दुनिया में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, आमंड एवं पावेल कह रहे हैं कि सभी प्रकार की मांग 4 प्रकार की होती है। देखिएगा, नंबर 1 पहली मांग क्या बता रहे हैं, वस्तु वितरण से संबंधित मांग। क्या, नोट कीजिएगा, वस्तु वितरण से संबंधित मांग। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में जनता की यह इच्छा या आकांक्षा हो, क्या, कि वास्तविक रूप में जो सेवाएं हैं, जो लाभ हैं, या इसी के साथ में शिक्षा की व्यवस्था की मांग है, तो ऐसी जो मांगे होती हैं वह वास्तविक रूप में वस्तु वितरण से संबंधित मांगे होती हैं। दुनिया के सभी देशों में ये मांगे उठाई जाती हैं या नहीं भाई। बेरोजगार व्यक्तियों को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक है। तो रोजगार से संबंधित जो मांग है वो किस में आएगी, वस्तु वितरण में आएगी। दुनिया भर की मांगे हैं, उन सब मांगों को इन 4 बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। मतलब सभी मांगों को इन 4 मांगों में कहीं ना कहीं स्थान दिया जा सकता है। तो वास्तविक रूप में नौकरी प्राप्त करने से संबंधित, इसी के साथ में शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जो मांगे होती हैं वो वस्तु वितरण से संबंधित मांग होती है। ठीक है, सब देशों में मांग उठती है ना, यस। दूसरा है, नोट कीजिएगा, व्यवहार विनियामक। नोट कीजिएगा, व्यवहार विनियामक, अर्थात वास्तविक रूप में यहां जनता के द्वारा जो मांगे उठती है, कैसी मांगे उठती हैं कि वास्तविक रूप में जनसाधारण के व्यवहार को इस रूप में नियंत्रित किया जाए जिससे कि अपराधों की संख्या कम हो। अर्थात वास्तव में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने से संबंधित जो मांगे समाज से उठती हैं, सरकार के सामने रखी जाती हैं, राज्य व्यवस्था के सामने रखी जाती हैं, ऐसी मांगे व्यवहार विनियामक होती हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्यवहार विनियामक, अर्थात व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने से संबंधित मांगे। जनता के द्वारा ये मांग उठाई जाती है कि सरकार के द्वारा इस रूप में कानून बनाया जाए जिससे कि व्यक्तियों का व्यवहार नियंत्रित हो। ऐसी मांगे जब उठाई जाती हैं तो वो क्या कहलाती है, व्यवहार विनियामक। मुझे बताइए, ऐसी मांगे केवल भारत में उठाई जाती है या सब देशों में उठाई जाती है? चाहे अमेरिका हो, जापान हो, स्विट्जरलैंड हो, ब्रिटेन हो, भारत हो, सब देशों में व्यवहार विनियामक की मांगे उठाई जाती है। ठीक है, अब देखिएगा तीसरी मांग क्या है, राजनीतिक सहभागिता से संबंधित मांगे। जब वास्तविक रूप में समाज से
ऐसी मांगे उठाई जाती है कि वास्तविक रूप में जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। अर्थात कुछ वर्गों को जब मत देने का अधिकार नहीं दिया जाता है, ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में जब जनता के द्वारा मांग उठाई जाती है कि सभी को मत देने का अधिकार दिया जाए, जैसे कि वास्तविक रूप में महिला मत अधिकार की बात आती है, तो प्रारंभ में हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन के अंतर्गत भी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में वहां मांगे उठी, सरकार ने कानून बनाया और वास्तविक रूप में आज हम देखते हैं तो महिलाओं को भी मत देने का अधिकार है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जैसे मत देने के अधिकार से संबंधित मांग है या वास्तव में राजनीति में सहभागी होने से संबंधित मांगे हैं या वास्तविक रूप में पॉलिटिकल सिस्टम की जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उसमें भी जनता को शामिल किया जाए, ऐसी मांगे जब सरकार के सामने रखी जाती हैं तो वो राजनीतिक सहभागिता से संबंधित मांगे होती है। ऐसी मांगे दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में उठाई जाती हैं, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो। ठीक है, अच्छा 3 मांगे होगी। चौथा संचार या संप्रेषण। चौथी मांग क्या है? संचार या संप्रेषण। देखिएगा, वास्तविक रूप में जब जनता के द्वारा ये मांग उठाई जाती है कि हमें किसी न किसी रूप में सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उनकी सूचना देने का अधिकार दिया जाए, मतलब वास्तविक रूप में जब जनता की मांग हो कि हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, ऐसी मांगे जब रखी जाती है सरकार के सामने तो ऐसी मांगे कहलाती है संचार या संप्रेषण से संबंधित मांगे। आज राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण होता जा रहा है तो दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में जनता की मांग है कि हमें सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। क्या हमारे भारत में इसके ऊपर कानून नहीं बनाया गया है? यस, बनाया गया है। तो ऐसी जो मांगे होती हैं वो कहलाती है संचार या संप्रेषण से संबंधित मांगे। अब ये होगी आमने पावेल के अनुसार 4 प्रकार की मांगे। आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिएगा, आमने पावेल का कहना है कि जनता के द्वारा जो मांगे उठाई जाती हैं वो सभी प्रकार की मांगे केवल इन 4 प्रवर्गों में ही उनको स्थान दिया जा सकता है। अर्थात केवल 4 प्रकार की मांगे, कोई भी मांग क्यों ना हो, इन चारों ही प्रवर्गों में उन्हें कहीं ना कहीं स्थान दिया जा सकता है। आशा करता हूं आप मांगे ठीक से समझ गए होंगे। आप इससे संबंधित एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए, मेरे प्यारे विद्यार्थियों गलती नहीं करनी है। आप दूसरा पक्ष लेते हैं। निवेश का पहला पक्ष मांग हो गया, दूसरा पक्ष आमने पावेल क्या बता रहे? समर्थन। अब ध्यान दें, वास्तविक रूप में जब जो जनता की ये मांगे हैं, ये जो जनता की इच्छाएं हैं, जनता की जो आकांक्षाएं, जनता क्या चाहती है पॉलिटिकल सिस्टम से, सरकार से, ये मांगे हैं। इन मांगों के अनुरूप यदि कानून बनाए जाते, मैं क्रमबद्ध रूप में समझाऊंगी सारी बातें, मैं यहीं सीमित रूप में समझा रहा हूं ये बात, ये सारी बातें आ रही है इसमें कि जब ये मांगे, इन मांगों के अनुरूप सरकार के द्वारा कानून बना दिए जाते हैं, निर्गत कानून बना दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कानून समाज व्यवस्था में आएंगे। भाई समाज के लिए तो बनाया जा रहा है, समाज व्यवस्था में आएंगे और वास्तविक रूप में जनता की मांगों के अनुरूप जब कानून बना दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में इन मांगों को स्वीकार करने के बदले में जनता के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? समर्थन दिया जाएगा। और इन मांगों के अनुरूप यदि कानून नहीं बनाए हैं, ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में जनता उस राज्य व्यवस्था को अपना समर्थन नहीं देगी। तो आमने पावेल का कहना है कि पूरी दुनिया में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का आप अध्ययन कीजिएगा, वास्तविक रूप में समर्थन भी 4 प्रकार के होते हैं। मतलब किस किस रूप में जनता राजनीतिक व्यवस्था को अपना समर्थन देती है, किस किस रूप में। इस रूप में आमने पावेल ने समर्थन भी 4 प्रकार के बतलाए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, चाहे भारत की राज्य व्यवस्था को समझे, चाहे अमेरिका की राज्य व्यवस्था को समझे, ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था को समझे, दुनिया के किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को समझिएगा आप, समर्थन के 4 ही प्रकार माने हैं आमने पावेल ने। अब समझिए, समर्थन में पहला समर्थन बता रहे हैं द्रव्यात्मक समर्थन। नोट कीजिएगा, द्रव्यात्मक समर्थन। द्रव्यात्मक समर्थन का मतलब यह है
कि जब वास्तविक रूप में जनता के द्वारा, जब जनता के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, वह कर यदि ईमानदारी से चुकाया जाता है तो ये जो समर्थन है वह समर्थन द्रव्यात्मक समर्थन कहलाएगा। इस रूप में इसके कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं, समझ गए। अच्छा, दूसरा क्या है, आज्ञाकारिता का समर्थन। आज्ञाकारिता का समर्थन का मतलब ये होता है कि जब राज्य व्यवस्था के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, उन नीतियों और निर्णयों का ईमानदारी से पालन किया जाता है। ईमानदारी से उन कानूनों का पालन करना ही आज्ञाकारिता का समर्थन कहलाता है। भाई मैं आपको बताऊं कि अगर हम भारत का एग्जाम्पल यहाँ लें तो मुझे बताइए, क्या द्रव्यात्मक समर्थन है हमारे भारत में? क्या ईमानदारी से करदाता अपने कर को चुकाते हैं या कर की चोरी करते हैं? हाँ, कर की चोरी की जाती है। आज्ञाकारिता, क्या भारत के अंतर्गत हमारी राज्य व्यवस्था के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, ईमानदारी से उनका पालन किया जाता है या उल्लंघन किया जाता है? वास्तविक रूप में उल्लंघन की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये द्रव्यात्मक समर्थन भी नहीं है, आज्ञाकारिता का समर्थन भी नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है कि वास्तविक रूप में जो विकासशील देशों की राज्य व्यवस्था है उनको विकसित देशों की राज्य व्यवस्थाओं का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि वहां ये सारी बातें किसी न किसी रूप में सही दिखाई देती हैं। जब विकासशील देशों के अंतर्गत ये बातें दिखाई नहीं देती हैं, खैर ये बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप किसी भी एक बिंदु को उठाइएगा इनमें से और उसके आधार पर दुनिया के किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई बात शेष रह ही नहीं सकती। आप सब देशों की राज्य व्यवस्था को आसानी समझ सकते हैं भाई। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दे दिया नहीं। अच्छा, अब तीसरा देखिए, तीसरा समर्थन क्या है? सहभागिता का समर्थन। सहभागिता का समर्थन का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में जब जनता के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में ईमानदारी से भाग लिया जाता है, जैसे जनता ईमानदारी से मतदान करती है, तो यह मतदान करना ही सहभागिता समर्थन कहलाता है। और मतदान करने में यदि आलस्य प्रवृत्ति होती है तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि वास्तविक रूप में यहां राज्य व्यवस्था को सहभागिता का समर्थन नहीं मिल रहा है। समझ गए? मत देना, ये सहभागिता, इस बात को आप कितनी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए ये बात मैं क्या कह रहा हूं। मत देना मतलब राजनीतिक व्यवस्था की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया या राज्य व्यवस्था के गठन से संबंधित क्रियाकलापों में जब जनता वास्तविक रूप में ईमानदारी से भाग लेती है तो वह सहभागिता समर्थन कहलाता है। ठीक है, 3 हो गई। अच्छा, आमनेम पावेल चौथा समर्थन का प्रकार बता रहे हैं, नोट कीजिएगा, श्रद्धात्मक समर्थन। क्या है श्रद्धात्मक समर्थन? ये क्या है? समाज व्यवस्था जब जनता के द्वारा वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो शासक होते हैं उन शासकों का सम्मान करते हैं, इसी के साथ में राज्य व्यवस्था के जो प्रतीक होते हैं, प्रतीक क्या है? जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है, मैं भारत को उदाहरण दे रहा हूं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है। जब जनता ईमानदारी से इनका सम्मान करती है तो ये सम्मान करना ही श्रद्धात्मक समर्थन कहलाता है। आप इसके आधार पर दुनिया की किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं कि वास्तविक रूप में उस देश के अंतर्गत जनता के द्वारा वास्तविक रूप में जो शासक हैं उन शासकों का किस रूप में सम्मान किया जा रहा है, किस रूप में राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किया जा रहा है या अपमान किया जा रहा है। हमारे भारत का उदाहरण लें, हमारे भारत के अंतर्गत अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं कि वास्तविक रूप में शासकों का अपमान किया जाता है, इसी के साथ में जो हमारे प्रतीक हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनका भी किसी न किसी रूप में अपमान किया जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपमान करना ये एक प्रकार से विरोध करना है, समर्थन देना नहीं है। और वास्तविक रूप में ईमानदारी से राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना ये श्रद्धात्मक समर्थन कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ गए होंगे क्या? आमनेम पावेल ने निवेश
कि दो पक्ष बताएं, मांगे और समर्थन। मांगे 4 प्रकार की होगी और समर्थन भी 4 प्रकार का होगा। ठीक है, अब जनता की ये मांगे कहाँ आएंगी? पॉलिटिकल सिस्टम के पास जाएंगी। पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत वास्तविक रूप में आमंड एवं पावेल ने जो ये प्रकारीय प्रवर्ग है इसको 2 भागों में बांट दिया है, राजनीतिक और सरकारी। अर्थात वास्तव में जो मांगे हैं इन मांगों को रूपांतरित करके निर्गतों का रूप दिया जाए। निर्गत मतलब नीतियां, निर्णय, कानून बनाए। तो ये नीति, निर्णय, कानून कैसे बनेंगे? यहाँ जनता की मांगे पॉलिटिकल सिस्टम के पास आएंगी, सरकार के पास तो आएंगी आएंगी। सरकार संकुचित हो जाएगा, व्यापक रूप में बोलेंगे हम पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के सामने आएंगी तो यहाँ वास्तविक रूप में इन मांगों को ही रूपांतरित किया जाएगा। एक प्रकार से मांगे कच्चा माल है, ये पॉलिटिकल सिस्टम मशीन है, और मशीन जो ये निर्गत है ये पक्का माल हो गया। कच्चा माल पॉलिटिकल सिस्टम, मशीन ये पक्का माल हो गया। कच्चे माल को पक्का माल मतलब मांगों को कानूनों का रूप कौन देगा? पॉलिटिकल सिस्टम देगा, राज व्यवस्था देगी। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है ये मैंने ठीक से समझा दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं कि राज व्यवस्था होती क्या है। ठीक है, अब मांगों को रूपांतरित करने के लिए यहाँ आमंड एवं पावेल ने कहा है कि यहाँ वास्तविक रूप में 2 प्रकारीय प्रवर्ग हैं, एक है राजनीतिक, दूसरा है सरकारी। अब मांगों को रूपांतरित करने में सबसे पहले राजनीतिक प्रकारीय प्रवर्ग की चर्चा की है आमंड एवं पावेल ने, और आमंड एवं पावेल का कहना है कि राजनीतिक प्रकारीय प्रवर्ग के अंतर्गत वास्तविक रूप में 3 बातें होंगी: हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण और राजनीतिक संप्रेषण। नोट कीजिएगा, क्या? हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संप्रेषण। मैं समझाऊंगा ये बात, ध्यान दें। देखिएगा, वास्तव में इन मांगों को जब रूपांतरित किया जाता है तो सबसे पहले जो राजनीतिक प्रकारीय प्रवर्ग है उसके सामने ये मांगे आएंगी। भाई प्रकारीय को डेविड स्टर्न ने समझाया, लेकिन किस संरचना के द्वारा किया जाएगा वो कार्य? डेविड स्टर्न मौन है और आमंड एवं पावेल कह रहे हैं कि कौन सा कार्य किस संरचना के द्वारा किया जाएगा, ये स्पष्ट रूप में ये बात समझा रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दें, यहाँ देखो हित स्वरूपीकरण होता है सबसे पहले। किसका? ये मांगे जो है ना, जनता की मांगे, 4 प्रकार की मांगे, इनका हित स्वरूपीकरण होगा। इसका मतलब ये है कि ये मांगे सबसे पहले वास्तविक रूप में पॉलिटिकल सिस्टम का जो राजनीतिक प्रकारीय प्रवर्ग है, जिसके अंतर्गत हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल आते हैं, इनके सामने जाएगा। तो सबसे पहले हितों का स्वरूपीकरण होगा। मतलब जनता की जो मांगे हैं, भाई अलग अलग हित समूह की अलग अलग मांगे होंगी, तो वो सब मांगे पॉलिटिकल सिस्टम के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। अब चूंकि सबकी सब मांगे पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए सभी प्रकार की मांगों का स्वरूप स्पष्ट होने के बाद में कितने प्रकार की मांगे आई है, किस किस हित समूह के द्वारा वास्तविक रूप में कौन कौन सी मांगे रखी गई है। अब उन सभी मांगों को क्या किया जाएगा? उनका समूहीकरण किया जाएगा। भाई एक जैसी मांगे हैं उनको एक प्रवर्ग में रखा जाएगा, अलग प्रकार की मांगे उनको दूसरे प्रवर्ग में रखा जाएगा, और उसके बाद में देखा जाएगा कि कौन सी मांगे तीव्र हैं, उन मांगों को सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा स्वीकार किया जाएगा, या फिर अनुचित मांगे हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा उन मांगों को दृढ़ता से ठुकरा दिया जाएगा कि भाई ये मांगे आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हितों का स्वरूपीकरण होगा, जो कि वास्तविक रूप में किसके द्वारा किया जाएगा? हित समूह के द्वारा। नोट कीजिएगा, यहाँ हित स्वरूपीकरण एक कृत्य होगा, कार्य होगा। अब इस कार्य को कौन सी संरचना करेगी? हित समूह, दबाव समूह। नोट कीजिएगा, ये आईएएस एग्जाम में आज से 3 वर्ष पूर्व पूछा गया था, यूजीसी नेट में पूछा गया था कि हित स्वरूपीकरण से संबंधित संस्था कौन सी है, संरचना कौन सी है? तो कौन सी है? हित समूह, दबाव समूह। और हितों का समूहीकरण कौन करेगा? उन सभी हितों को एकत्रित करें, समन्वय बिठाएं कि एक जैसे मांगे, एक जैसे हितों को एक तरफ रखा जाए, एक जैसी मांगे, एक जैसे हितों को एक तरफ रखा जाए। तो इनका समूहीकरण करने वाली संरचना कौन सी होगी? राजनीतिक दल। नोट कीजिएगा, क्या होगा? राजनीतिक दल। समझ में आ गया? हित स्वरूपीकरण एक कृत्य है, डेविड स्टर्न ने केवल कृत्य की चर्चा की है, संरचना को उल्लेख नहीं किया है। आमंड एवं पावेल कृत्य की चर्चा भी कर रहे हैं, संरचना की चर्चा भी कर रहे हैं। तो हित स्वरूपीकरण का कार्य हित समूह के द्वारा किया जाएगा, हित समूहीकरण का कार्य राजनीतिक दल के द्वारा किया जाएगा। संरचना का नाम बता दिया मैंने, ठीक है। राजनीतिक संप्रेषण,
राजनीतिक संप्रेषण का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में मांगों को रूपांतरित करने के लिए राजनीतिक संचार से संबंधित कार्य भी होता है, जो कि वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के अंदर भी इसका रोल होता है और राजनीतिक व्यवस्था से बाहर भी, अर्थात यहाँ फीडबैक के अंतर्गत भी राजनीतिक संचार का रोल होता है। राजनीतिक संचार क्या कहलाता है कि वास्तविक रूप में एक सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाए, ये जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, राजनीतिक संप्रेषण या संचार कहलाता है। तो वास्तविक रूप में रूपांतरण प्रक्रिया के राजनीतिक प्रवर्ग के अंतर्गत ही राजनीतिक संचार से संबंधित कृत्य या कार्य भी किया जाता है और यह कार्य किस संरचना के द्वारा किया जाएगा, वास्तविक रूप में जन संचार के साधनों के द्वारा किया जाएगा। जन संचार के साधन क्या हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, इनके द्वारा राजनीतिक संप्रेषण से संबंधित कार्य किया जाएगा। तो ये हो गया राजनीतिक प्रकार्य प्रवर्ग, जिसमें आमनेम पावेल ने 3 प्रकार के कार्यों की चर्चा की है और ये 3 प्रकार के कार्य किस संरचना के द्वारा किए जाएंगे यह मैंने आपको समझा दिया है। फिर से दोहरा रहा हूँ, हित स्वरूपीकरण हित समूह के द्वारा किया जाएगा। हित समूह क्या है ये मैंने ठीक से समझा दिया है, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हित समूहीकरण ये कार्य है, किस संरचना के द्वारा किया जाएगा, राजनीतिक दल के द्वारा। राजनीतिक दल क्या है ये सब बातें मैंने समझा दी है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। राजनीतिक संप्रेषण वास्तविक रूप में जो सूचनाएं, उन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो कार्य है वो राजनीतिक संचार के द्वारा किया जाता है। और राजनीतिक संचार का कार्य किस संरचना के द्वारा किया जाता है, जनसंचार के साधनों के द्वारा। जनसंचार के साधन कौन से हैं, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र पत्रिकाएं। आशा करते हैं बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत बातें हैं यहाँ। अब इसके बाद में रूपांतरण प्रक्रिया जो मांगे हैं पहले राजनीतिक प्रकार्य प्रवर्ग के पास में आएंगी। अभी जो ये मांगे हैं इन्होंने कानून का रूप धारण नहीं किया है। अब राजनीतिक प्रकार्य प्रवर्ग से आगे पहुंचेंगी, फिर ये सरकारी प्रकार्य प्रवर्ग के अंतर्गत। क्या बोल रहा हूं मैं, सरकारी प्रकार्य प्रवर्ग के अंतर्गत। अब यहां आमनेम पावेल ने 3 प्रकार के कार्यों की चर्चा की है या कृत्य की चर्चा की है या प्रकार्य की चर्चा की है। प्रकार्य शब्द वास्तविक रूप में समाजशास्त्र से लिया गया, क्योंकि टालकोट पार्सन्स ने वास्तविक रूप में प्रकार्यात्मक उपागम दिया है। कहाँ, समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो वास्तविक रूप में टालकोट पार्सन्स से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसको आमनेम पावेल के द्वारा अपनाया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब 3 प्रकार के सरकारी कार्य बताए जा रहे हैं। क्या, नियम निर्माण, नियम प्रयुक्ति, नियम अधिनिर्णय। मतलब नियम निर्माण का कार्य क्या है, वास्तविक रूप में एक प्रकार से कानून बनाना। भाई परंपरागत रूप में इसे विधि निर्माण कहते हैं, आधुनिक रूप में इसे नियम निर्माण कहते हैं। दूसरा है नियम प्रयुक्ति, परंपरागत रूप में इसे वास्तविक रूप में कानून की क्रियान्विति कहते हैं और आधुनिक रूप में आमनेम पावेल ने इसे नियम प्रयुक्ति कहा है, मतलब कानूनों की क्रियान्विति करना। और तीसरा नियम अधिनिर्णय, परंपरागत रूप में इसे वास्तविक रूप में न्याय पालिका से संबंधित कार्य कहा जाता है, आधुनिक समय में इसे नियम अधिनिर्णय कहा जाता है। अर्थात वास्तविक रूप में जो कानून बनाए हैं इनकी जो क्रियान्विति की जा रही है वास्तविक रूप में ठीक से नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा उन्हें दंड दिया जाता है। तो ये जो न्यायिक कार्य है, इस न्यायिक कार्य को वास्तविक रूप में आमनेम पावेल ने नियम अधिनिर्णय की संज्ञा दी है। अब देखो 3 कृत्य हो गए, नियम निर्माण कानून बनाना, नियम प्रयुक्ति कानूनों को लागू करना और नियम अधिनिर्णय न्यायिक निर्णय लेना। 3 कार्य हो गए। अब चूंकि आमनेम पावेल ये कह रहे हैं कि कृत्य तो 3 है, लेकिन किस संरचना के द्वारा किए जाएंगे ये ध्यान देंगे। इससे संबंधित ही प्रश्न आईएएस एग्जाम में, नेट एग्जाम में, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर में पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है। आप देखो नियम निर्माण संबंधित कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, बता सकते हैं आप? आपने कहीं सुना ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं होगा। ध्यान दें, नियम निर्माण से संबंधित कृत्य की संरचना, कार्य की संरचना होगी व्यवस्थापिका। क्या होगी, व्यवस्थापिका। नोट कीजिएगा, नियम निर्माण के कृत्य को, कार्य को करने वाली संरचना का नाम होगा व्यवस्थापिका। नियम प्रयुक्ति के कार्य को करने वाली संरचना का नाम होगा कार्यपालिका और नियम अधिनिर्णय से संबंधित कार्य को करने वाली संरचना कौन होगी, न्यायपालिका। तो 3 कार्य हो गए,
ये कार्य की संरचना के द्वारा किए जाते हैं। तीनों संरचना के नाम मैंने बता दिए भाई, इसलिए तो इसका नाम रखा गया है संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल। मतलब कौन सा कार्य किस संरचना के द्वारा किया जाएगा या कौन सी संरचना कौन सा कार्य करती है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूं एग्जाम में यदि किसी भी रूप में इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दें, यहां मांगों को राजनीतिक प्रकार्य प्रवर्ग के द्वारा हितों का समूहीकरण करके सरकारी प्रकार्य प्रवर्ग के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अब यहां वास्तविक रूप में, चूंकि यहां आधिकारिक निर्णय नहीं लिया जा सकता है, आधिकारिक निर्णय यहां लिया जाएगा। तो वास्तविक रूप में जो ये मांगे हैं जनता की, वो राजनीतिक प्रकार्य प्रवर्ग से आगे सरकारी प्रकार्य प्रवर्ग के पास आती है और इनके द्वारा आधिकारिक रूप में निर्णय लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में जो सत्ताधारी है, इन सत्ताधारियों को जनता ने चुन करके भेजा है, इनको अपना समर्थन दिया है, तो वास्तविक रूप में ये आधिकारिक निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ इन संरचनाओं के द्वारा, क्या बोला मैंने, इन संरचनाओं के द्वारा, व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका, इन संरचनाओं के द्वारा आधिकारिक रूप में निर्णय लिया जाएगा। और आधिकारिक रूप में जो निर्णय लिया जाएगा, जो नीतियां बनाई जाएंगी, जो कानून बनाए जाएंगे, वही भाई निर्गत कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? निर्गत कहलाते हैं। अब आमंड एवं पावेल ने सभी प्रकार के नीति निर्णय कानून निर्गत आउटपुट निर्गत के 4 प्रकार बताए हैं। आमंड एवं पावेल का कहना है कि पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का आप अध्ययन कीजिएगा, सब देशों में जो निर्गत होते हैं, जो नीतियां होती हैं, जो निर्णय होते हैं, जो कानून होते हैं, वो 4 प्रकार के बतलाए हैं आमंड एवं पावेल ने। समझेंगे 4 प्रकार कौन कौन से हैं। आमंड एवं पावेल कह रहे हैं पहला निर्गत है निकासनीय। ध्यान दें, क्या? निकासनीय। आमंड एवं पावेल का कहना है कि निकासनीय निर्गत का मतलब ये होता है कि जब जनता से कर लेने के संदर्भ में, मतलब सरकार को आय की प्राप्ति हो, सरकार को इनकम हो, इस रूप में जब कोई नीति नियम कानून बनाया जाता है तो वह निकासनीय निर्गत कहलाता है। समझ गए? मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। टैक्स, कर लेने से संबंधित जो निर्णय लिया जाता है वो निकासनीय निर्गत कहलाता है। मुझे बताइए, सब देशों में क्या सरकारें जनता से कर नहीं लेती है? भाई लेती हैं। और क्या कर के संदर्भ में समय समय पर नीतियां नहीं बदलती हैं? बदलती हैं। तो ऐसे जो भी नीति निर्णय कानून बनाए जाते हैं, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, वो निकासनीय निर्गत कहलाएगा। ठीक है। दूसरा, विनियात्मक निर्गत। इसका मतलब यह है कि जब जनता के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए वास्तविक रूप में कोई कानून बनाया जाता है जिससे कि जनता अपराध ना करे, जनता के व्यवहार को नियंत्रित रखा जाए, इस रूप में जब कोई कानून बनाया जाता है, निर्णय लिया जाता है, तो वास्तविक रूप में वह निर्गत क्या कहलाएगा? विनियात्मक। समझ गए? मुझे बताइए, क्या सभी देशों में जनता के व्यवहार को नियंत्रित रखने के लिए कानून नहीं बनाए जाते? बनाए जाते। अमेरिका हो, भारत हो, जापान हो, स्विट्जरलैंड हो, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। ठीक है। अच्छा, तीसरा निर्गत क्या बतला रहे हैं? वितरणात्मक। वितरणात्मक का मतलब यह है कि जब वास्तविक रूप में राज व्यवस्था के द्वारा ऐसी नीति बनाई जाती है, ऐसा निर्णय लिया जाता है, ऐसा कानून बनाया जाता है जिनके द्वारा वास्तविक रूप में जनता को सेवाओं, लाभ इत्यादि के संदर्भ में उनके हितों की पूर्ति हो,
मतलब जनता को वास्तविक रूप में हम ये कहें रोजगार देना, उनकी सेवा करना, जन कल्याण संबंधित कार्यों की व्यवस्था करना। इसी के साथ में मैं कहना चाहूँ कि विभिन्न प्रकार की जो जनता की मांगे हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको इस रूप में वितरित किया जाए जिससे कि सभी लोगों को किसी न किसी रूप में लाभ प्राप्त हो। मतलब इसका ये होगा कि वास्तविक रूप में सेवाओं और लाभों के वितरण से संबंधित जो निर्णय लिया जाता है, जो कानून बनाया जाता है, वो वितरणात्मक निर्गत कहलाता है। बताइए मुझे, जितने भी लोक कल्याणकारी राज्य हैं, क्या सब में वितरणात्मक नीति के ऊपर बल नहीं दिया जाता है? दिया जाता है। जन कल्याण से संबंधित नीतियां क्या समय समय पर नहीं बनाई जाती है? सरकारों के द्वारा बनाई जाती है। तो ऐसी जो नीति होती है वो नीति ही क्या कहलाती है? वितरणात्मक निर्गत कहलाती है। क्लियर? चौथा निर्गत है, नोट कीजिएगा, प्रतीकात्मक निर्गत। प्रतीकात्मक निर्गत का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था के जो प्रतीकात्मक, क्या बोल रहा हूं मैं, राजनीतिक व्यवस्था के जो प्रतीकात्मक निर्देशन होते हैं, अर्थात वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था के जो प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों के सम्मान करने से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती हैं, जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था के जो प्रतीक है उनका अपमान ना हो, और उनका अपमान रोकने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, ऐसी नीतियां प्रतीकात्मक निर्गत कहलाती है। क्या हमारे भारत में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा सकता है? क्या राष्ट्रगान का अपमान कर सकते हैं आप? अगर किया जाएगा तो क्या हमारे यहाँ इसके लिए कानून की व्यवस्था नहीं है? इसके लिए कानून की व्यवस्था की गई है। तो ऐसी जो नीतियां होती हैं, ऐसे जो कानून होते हैं, वो प्रतीकात्मक निर्गत कहलाते हैं। पूरी दुनिया में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को आप उठाइएगा, सभी प्रकार की नीति, निर्णय, कानून, इनको आप इन 4 प्रवर्गों के अंतर्गत स्थान दे सकते हैं। आमंड एवं पावेल का कहना है कि दुनिया की किसी भी देश में राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, उन सब कानूनों को, नीतियों को, निर्णयों को, निर्गतों को इन 4 प्रकारों में कहीं ना कहीं स्थान दिया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो 3 बातें होगी, निवेश, रूपांतरण प्रक्रिया, निर्गत। अब ध्यान दें, अब इधर से इधर आइए। अब ये कानून बना दिए, कानून बनाने के बाद में कहाँ आएंगे? ये देखिएगा इधर। सबसे पहले इस बात को समझें, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती। कुछ विद्वानों ने, भारतीय लेखकों ने राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती को वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था के निवेश के अंतर्गत स्थान दिया है, जबकि सच्चाई है कि राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती निवेश नहीं है। वास्तव में तो राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करती है। कैसे? राजनीतिक समाजीकरण वास्तविक रूप में राजनीतिक संस्कृति पर निर्भर करेगा। जिस देश की जैसी राजनीतिक संस्कृति होगी कि वास्तविक रूप में किसी भी देश के अंतर्गत जनता राजनीति के बारे में क्या सोचती है, राजनीति के बारे में उसके क्या विचार हैं, राजनीति के बारे में उसके विचार ही राजनीतिक संस्कृति है, और उस राजनीतिक संस्कृति या विचार के अनुरूप ही वास्तविक रूप में राजनीति का समाजीकरण होगा। मतलब जैसे राजनीति के प्रति विचार होंगे, उसी अनुरूप जनता राजनेताओं से सीखेगी। राजनीतिक समाजीकरण का मतलब होता है राजनीति के बारे में सीखने की प्रक्रिया। तो वास्तविक रूप में एक पीढ़ी के द्वारा राजनीति के संदर्भ में जो वार्तालाप की जा रही है, जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, वास्तविक रूप में उस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो सीख रही है, वो सीखना ही राजनीतिक समाजीकरण है। तो राजनीतिक समाजीकरण भी उसी अनुरूप होगा जिस अनुरूप या उस देश की जैसी राजनीतिक संस्कृति है। तो वास्तविक रूप में राजनीतिक समाजीकरण निवेश, रूपांतरण प्रक्रिया और निर्गत, इन सबको प्रभावित करती है। और भर्ती, राजनीतिक भर्ती, राजनीतिक भर्ती का मतलब ये है कि जो ये राजनीति की भूमिकाएं निभाने वाले करता है, जैसे नियम निर्माण, तो व्यवस्था का गठन होगा या नहीं? गठन होगा। नियम प्रयुक्ति, इसका गठन होगा या नहीं?
नियम अधीन न्यायपालिका का गठन होगा या नहीं, व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका गठन होगा ना, व्यक्तियों की भर्ती तो की जाएगी ना। तो वास्तविक रूप में राजनीतिक भूमिकाओं को निभाने के लिए जो कर्ता होते हैं उन कर्ताओं की भर्ती कैसे की जाती है, यही राजनीतिक भर्ती कहलाती है। अब वास्तव में राजनीतिक भर्ती होती कैसे है? राजनीतिक भर्ती के दो सिद्धांत होते हैं, सामान्य सिद्धांत, विशिष्ट सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक रूप में चुनावों के आधार पर, योग्यता के आधार पर भर्ती की जाती है। हमारे भारत के अंतर्गत लोकसभा का गठन कैसे होता है? चुनाव के आधार पर होता है। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो कैसे भर्ती होते हैं? प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होते हैं। तो वास्तविक रूप में किसको अपनाया है? चुनावों को अपनाया, योग्यता को अपनाया। लेकिन वास्तविक रूप में दूसरा सिद्धांत क्या है? विशिष्ट सिद्धांत। विशिष्ट सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है? निर्वाचन योग्यता को नहीं देखा जाता है, बल्कि वास्तविक रूप में वहां वंशानुगतता को अपनाया जाता है। इसी के साथ में जाति विशेष, वर्ग विशेष या कुल विशेष के व्यक्तियों को जब वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था में जो भूमिकाएं होती हैं उन भूमिकाओं को निभाने के लिए जब भर्ती किया जाता है तो ऐसी जो भर्ती होती है तो वास्तविक रूप में विशिष्ट भर्ती कहलाती है। ठीक है, तो ये आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो राजनीतिक भर्तियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं, विशिष्ट भर्ती, सामान्य भर्ती। सामान्य भर्ती चुनावों के माध्यम से होती है, योग्यता के माध्यम से होती है। विशिष्ट भर्ती वास्तविक रूप में उच्च कुल या जातिगत समूह, वर्ग या इसी के साथ में संपत्ति इत्यादि को आधार बना करके राजनीतिक भूमिकाओं को या जो राजनीतिक भूमिकाओं को निभाने वाला करता है उसकी भर्ती की जाती है। तो पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप इसको अपनाया जाता है। अब देखो, अब राजनीतिक संचार, यहाँ भी राजनीतिक संचार हमने राजनीतिक प्रकार परिवर्ग में लिया है, लेकिन यहाँ भी राजनीतिक संचार हमने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि वास्तविक रूप में जो राजनीतिक संचार है, देखिएगा आप भाई, ये देखिएगा इधर, समझिएगा इसको। वास्तव में राजनीतिक संचार अर्थात सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य ही क्या कहलाता है? राजनीतिक संचार। तो राजनीतिक संचार का जो रोल होगा निवेश में भी होगा, रूपांतरण प्रक्रिया में होगा, निर्गत होगा। अर्थात यहाँ आप देखिएगा जो मांगे संचार के माध्यम से तो यहाँ पहुंचेंगी। इसके बाद में जो राजनीतिक कार्य परिवर्ग है ये संचार के माध्यम सरकारी के कार्य परिवर्ग के पास में आएगा, और इसके बाद में इसके आधार पर जो आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा वो कानून को धारण करेगा। तो वास्तविक रूप में जो कानून बनेंगे वो भी संचार के माध्यम से सोशल सिस्टम में आएगा, समाज व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। अब समाज व्यवस्था भी उनके ऊपर क्या क्रिया प्रतिक्रिया करती है वो भी संचार के माध्यम से जाएगा। संचार के माध्यम से फिर पॉलिटिकल सिस्टम के पास में पहुंचेगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कहने का भावार्थ ये है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में ये जो तीन चरण तो हैं ही हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के साथ में राजनीतिक संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक भर्ती और राजनीतिक संचार वास्तविक रूप में संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को किसी न किसी रूप प्रभावित करते हैं, और ये स्वयं भी पूरी राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होते हैं। ये हो गया यहाँ तक की बात। इसके बाद में हमने, अब चलिएगा, हमने ये बाहर की तरफ ये दिखा रहा है बाह्य पर्यावरण। अब देखिएगा आंतरिक पर्यावरण, तो ये सामाजिक व्यवस्था होगी भाई। दुनिया में किसी देश की राज्य व्यवस्था को आप समझेंगे तो ये तो तय है कि आंतरिक पर्यावरण से राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती है। भाई उस देश की समाज व्यवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है, राजनीतिक संस्कृति कैसी है, अन्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, उन सब से किसी न किसी में राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती है, और राजनीतिक व्यवस्था भी अन्य व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। तो ये तो समाज व्यवस्था मतलब आंतरिक पर्यावरण होगा। अब हमने यहाँ नोट किया बाहरी पर्यावरण। अब देखो जी पूरा पॉलिटिकल सिस्टम मान लीजिएगा, इसको हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम मान लें या अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम मान लें, तो वास्तव में सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं बाहरी पर्यावरण से भी प्रभावित होती हैं। बाहरी पर्यावरण में क्या आएगा? जैसे दूसरे देशों की समाज व्यवस्थाएं, दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं, अर्थात वास्तविक रूप में अन्य देशों की व्यवस्थाओं से भी किसी न किसी रूप में राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती है। बाहरी पर्यावरण का मतलब होता है वैसे सामान्य रूप में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण, इनसे भी किसी न किसी रूप में सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रभावित होती है। तो वास्तविक रूप में
आमंड एवं पावेल के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक प्रतिमान को आप इस आधार पर ठीक से समझ सकते हैं। और मैं विश्वास से कह रहा हूं कि यह मॉडल यदि आपके समझ में आ जाता है तो इस मॉडल के आधार पर आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था से तुलना कर सकते हैं और आप उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को ठीक से समझ सकते हैं। आप किसी भी एक बिंदु को उठाइएगा, मान लीजिएगा निकासनीय बिंदु को उठा लिया और भारत और अमेरिका की तुलना कर रहे हैं और हम ये देखें कि हमारे भारत में निकासनीय निर्गत किस रूप में बनाए जा रहे हैं, अमेरिका में किस रूप में बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर कर से संबंधित नीतियां कैसी बनाई जाती हैं, अमेरिका में कैसी बनाई जाती है, जापान से तुलना करें जापान में कैसी बनाई जाती है, ब्रिटेन में कैसी बनाई जाती है। कोई भी एक बिंदु इनमें से उठाइएगा, उसके आधार पर आप तुलना कर सकते हैं। और यदि इन सारे बिंदुओं के आधार पर आप तुलना करते हैं तो मैं कह सकता हूं पॉलिटिकल सिस्टम की कोई बात शेष बचेगी ही नहीं जो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया आमंड एवं पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल। आशा करता हूं कि आप ठीक से समझ गए होंगे। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।